नमस्कार, द एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल मॉडल समझने वाले हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या हो अगर आर्थिक असमानता यानी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी सिर्फ एक समस्या ना हो, बल्कि इकोनॉमी को स्टेबल रखने का एक ज़रूरी हिस्सा हो? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन एक मशहूर मॉडल ऐसी ही बात करता है। देखिए, पहले के जो इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल्स थे ना, उनमें एक बहुत बड़ी कमी थी। वो सब ये मानकर चलते थे कि किसी भी देश की बचत करने की दर यानी सेविंग्स रेट हमेशा फिक्स रहती है। लेकिन असली दुनिया में ऐसा थोड़ी होता है। ये एक ऐसी गलती थी जिसने पूरी पिक्चर ही अधूरी कर दी थी। लेकिन फिर आए इकोनॉमिस्ट निकोलस काल्डोर एक बहुत ही स्मार्ट सोल्यूशन के साथ। उन्होंने कहा कि सेविंग्स रेट फिक्स्ड है ही नहीं, ये तो बदलती रहती है। और उनके हिसाब से यही बदलाव इकोनॉमी को बैलेंस में रखने का राज है। उनका मेन आइडिया बहुत सिंपल था। उन्होंने कहा कि समाज में दो तरह के लोग हैं। एक तरफ है वर्कर्स जो अपनी ज्यादातर कमाई खर्च कर देते हैं, तो उनकी सेविंग्स रेट कम हुई, जिसे हम स्व कहेंगे। और दूसरी तरफ है कैपिटलिस्ट यानी पूंजीपति जो अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा बचाते हैं, तो उनकी सेविंग्स रेट ज्यादा हुई, जिसे हम स्पी कहेंगे। और सबसे जरूरी बात यह है कि कैपिटलिस्ट्स की सेविंग्स रेट एसपी हमेशा वर्कर्स की सेविंग्स रेट एसडब्ल्यू से ज्यादा ही होती। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को और आसानी से समझने के लिए एक सिंपल सी एनालॉजी लेते हैं। नेशनल इनकम पिज्जा की। सोचिए कि देश की पूरी नेशनल इनकम एक बड़ा सा पिज्जा है। इस पिज्जा के दो टुकड़े हैं। एक हिस्सा है वर्कर्स की तनख्वाह यानी वेजेस, और दूसरा हिस्सा है कैपिटलिस्ट्स का मुनाफा यानी प्रॉफिट्स। अब देखिए, इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कहाँ से आएगा? सेविंग से। तो यहाँ आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। अगर इकोनॉमी को ज्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा सेविंग्स की जरूरत पड़ती है, तो सिस्टम अपने आप पिज्जा का बड़ा टुकड़ा कैपिटलिस्ट को दे देता है, क्योंकि वही तो सुपर सेवर्स हैं। इनकम के इस बदलाव से इकोनॉमी को ठीक उतनी ही सेविंग्स मिल जाती हैं जितनी उसे चाहिए। तो ये पिज्जा वाली एनोलॉजी असल में काम कैसे करती है? चलिए, अब इसके पीछे की सिंपल सी मैथ्स को देखते हैं जो इस पूरे मॉडल को चलाती है। किसी भी स्टेबल इकोनॉमी का एक सबसे बुनियादी नियम होता है, जितना इन्वेस्टमेंट होगा उतनी ही सेविंग्स होनी चाहिए, यानी कि इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग्स। कैल्डोर के पूरे मॉडल की शुरुआत यहीं से होती है। और देश की जो टोटल सेविंग्स है वो कैपिटलिस्ट के प्रॉफिट से की गई बचत और वर्कर्स की वेजेस से की गई बचत, इन दोनों को जोड़कर बनती है। ये सिंपल सा फॉर्मूला ही पूरी कहानी बता देता है। तो जब हम इन सब चीजों को एक साथ जोड़ते हैं तो हमें काल्डो की मेन इक्वेशन मिलती है। बीच की मैथ्स को लेकर टेंशन मत लीजिए, बस आखिरी रिजल्ट पर ध्यान दीजिए। ये दिखाता है कि इकोनॉमी में प्रॉफिट्स का हिस्सा यानी पी बाय वाई सीधे तौर पर इन्वेस्टमेंट की दर यानी आई बाय वाई पर डिपेंड करता है। आसान भाषा में कहें तो एक देश जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, नेशनल इनकम का उतना ही बड़ा हिस्सा प्रॉफिट्स में जाना जरूरी हो जाएगा, ताकि उस इन्वेस्टमेंट को फंड किया जा सके। ये ग्राफ इस बात को बिल्कुल साफ दिखाता है। देखिए ये कैसे काम करता है। अगर ज़रूरी इन्वेस्टमेंट रेट यानी ये जो आई बाय वाई वाली लाइन है ऊपर जाती है, तो इकोनॉमी को ज़्यादा सेविंग्स चाहिए, और उन सेविंग्स को पैदा करने के लिए प्रॉफिट का हिस्सा यानी पी बाय वाई अपने आप बढ़ जाता है, जब तक कि एक नया बैलेंस पॉइंट नहीं मिल जाता। ये बिल्कुल इकोनॉमी के लिए एक सेल्फ करेक्टिंग थर्मोस्टैट जैसा है। लेकिन जैसा हर थियरी के साथ होता है, काल्डोर का मॉडल भी परफेक्ट नहीं है। इसकी भी आलोचनाएं हुई हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें मान ली गई हैं जिनकी वजह से इस पर काफ़ी सवाल उठे हैं। क्रिटिक्स कहते हैं कि ये मॉडल कुछ बहुत ज़रूरी असली चीज़ों को नज़रअंदाज कर देता है। जैसे ये मान लेता है कि मजदूरों की तनख्वाह कितनी भी कम हो सकती है, जबकि असल में एक मिनिमम ज़रूरत का लेवल तो होता ही है। ये टेक्नोलॉजी के असर को भी पूरी तरह भूल जाता है। और एक सबसे बड़ी कमी ये है कि अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ने से प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, तो इससे आसानी से महंगाई बढ़ सकती है, जिसे मॉडल ने गिना ही नहीं है। नोबेल प्राइज विजेता अमर्त्य सेन ने इस थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हुए कहा था कि ये मॉडल आसमान से गिरकर खजूर में अटकने जैसा है। उनके कहने का मतलब था कि फिक्स्ड सेविंग्स रेट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के चक्कर में काल्डोर का मॉडल एक नई और शायद उससे भी बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है, या तो बेकाबू महंगाई या फिर समाज में इतनी ज्यादा असमानता जो कबूल ही ना की जा सके। तो फिर इतनी कमियों के बावजूद हम आज भी काल्डोर के मॉडल को क्यों पढ़ते हैं? आखिर इसकी लेगेसी क्या है? इसका सबसे बड़ा योगदान ये था कि इसने पहली बार इनकम के बंटवारे को सीधे देश की ग्रोथ से जोड़ दिया। काल्डर ने दिखाया कि असमानता सिर्फ एक सामाजिक मुद्दा नहीं है, बल्कि ये एक पावरफुल मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है जो एक इकोनॉमी की स्टेबिलिटी और उसके ग्रोथ के रास्ते पर सीधा असर डाल सकता है। तो आखिर में
कॉल्डोर का मॉडल हमें एक फ्रेमवर्क देता है, ये समझाने के लिए कि कैसे एक इकोनॉमी अपने आप प्रॉफिट्स और वेजेस के बीच इनकम को एडजस्ट कर सकती है, ताकि इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स हमेशा बैलेंस में रहें और स्टेबल ग्रोथ चलती रहे। तो ये एक्सप्लेनर आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की दुनिया में जहां स्लो ग्रोथ और बढ़ती हुई इनइक्वालिटीज जैसी चुनौतियां हैं, क्या इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और इन्वेस्टमेंट के बीच का ये गहरा रिश्ता ही इन समस्याओं का हल ढूंढने की चाबी हो सकता है? इस पर सोचना जरूरी है।